हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस मेंस एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था। और आगे आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अपलोड रहते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में आपको समय लग सकता है। करंट अफेयर्स फंडा ने इसी काम को आसान बनाया है। हमने जितने पिछले कुछ महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स हैं उन्हें काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में, पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि समझने में आसानी हो। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यू से मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं। इररिलेवेंट फैक्ट्स को हटा दिया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। तो ये सब कुछ आपको इसी पीडीएफ पैकेज मिलता है। बाकी कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने इसमें पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज से थे, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इस कोर्स में पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस भी आप कर पाएं। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, वहाँ से इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही इंश्योरेंस का क्या हिस्ट्री रहा है भारत में, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फ्यूचर में क्या क्या योजनाएं हैं, सब कुछ इसमें कवर होने वाला है। तो ए टू जेड सब कुछ इसमें पढ़ाया गया है, और वो भी 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कहाँ किया? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड द राष्ट्रीय एकता दिवस परेड ऑन October 31st? ऑप्शन हैं कोलकाता, अमृतसर, केवड़िया या फिर न्यू दिल्ली। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is World Tsunami Awareness Day observed every year? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 5 नवंबर। दिसंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये ऐलान किया कि 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। और ये जो डे है ये जापान द्वारा इसका इनिशिएट किया गया था इस डे को। सुनामी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जापानीज वर्ड। एक तो है सु यानी कि हार्बर, और नामी मतलब वेव। 2025 में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे का थीम है बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयरनेस। द न्यू ट्रॉफी ऑफ द FIDE वर्ल्ड चेस कप हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन चेस लीजेंड? FIDE विश्व शतरंज कप की नई ट्रॉफी का नाम किस भारतीय शतरंज दिग्गज के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है विश्वनाथन आनंद। तो FIDE वर्ल्ड चेस कप, इसकी जो नई ट्रॉफी है, इसको अनवेल किया गया है पणजी गोवा में, और इसका नाम विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी रखा गया है, जो भारत के प्लेयर रहे हैं 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, उनके नाम पर।
$2 मिलियन की प्राइज मनी इस टूर्नामेंट में दी जाएगी। 206 प्लेयर्स अक्रॉस 80 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 2002 के बाद पहली बार है जब भारत फीडे वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। इससे पहले हैदराबाद में गया था 2002 में, जब आनंद ने रुस्तम कासिमजोव को हराया था। Prime Minister Narendra Modi inaugurated Shanti Shikhar, a new meditation and spiritual learning center at which place? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर एक नए ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र शांति शिखर का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नवा रायपुर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शांति शिखर, जो कि एक नया मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लर्निंग सेंटर है जिसे ब्रह्मा कुमारी द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, इसका उद्घाटन किया नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। साथ ही इन्होंने छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल कम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम को भी इनॉग्रेट किया है। आगे बढ़ने से पहले एक रिव्यू देख लेते हैं। पायल सागर जी हैं ये, तो इनका सेंट्रल बैंक में सिलेक्शन हो गया था, वहाँ पर ये कार्य कर रही हैं पिछले साल से ही, और उससे पहले हमारे चैनल के साथ जुड़ी हुई थी, डेली आंसर भी करती थी जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होते थे, और ये इनका रिव्यू है। तो फिर से नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दोबारा इन्होंने हमारे चैनल को फॉलो करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि यही कंटेंट पढ़कर कई लोग का सिलेक्शन हुआ है ना, और जिन्हें आगे भी पढ़ना है वो दोबारा फिर मुड़कर आ जाते हैं यहीं पर ही हमारी चैनल पर, क्योंकि जहाँ से सिलेक्शन हुआ है यहीं से उन्हें समझ में आया करंट अफेयर्स, तो वापस फिर यहीं आ जाते हैं कि यहीं से पढ़कर आगे भी जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें भी सिलेक्शन लेंगे अपना। ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ जनरेशनल बैन ऑन स्मोकिंग? धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मालदीव्स। मालदीव्स पहला देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने जनरेशनल बैन लगाया है स्मोकिंग में, यानी कि जो भी इंडिविजुअल है जिसका जन्म जनवरी 2007 या उसके बाद हुआ है, वो ना तो जो टोबैको प्रोडक्ट्स उन्हें परचेज कर सकता है, ना ही उन्हें सेल कर सकता है। इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पोजेशन, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, वेपिंग प्रोडक्ट्स, इन सब पर बैन लगाया हुआ है। इंडिया dispatched फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ 350 kg of India's GI tagged Indi lime from Vijaypura, Karnataka and 150 kg पुलियांकुड़ी लाइम फ्रॉम तेनकासी, तमिलनाडु टू विच कंट्री? भारत ने विजयपुरा कर्नाटक से 350 किलोग्राम जीआई टैग वाली इंडी लाइम और तेनकासी तमिलनाडु से 150 किलोग्राम पुलियानकुड़ी लाइम की पहली हवाई खेप किस देश को भेजी? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड किंगडम। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे अपेडा बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। इसने 350 किलोग्राम की फर्स्ट शिपमेंट किस प्रोडक्ट की? इंडिया का जो जीआई टैग प्रोडक्ट है इंडी लाइम विजयपुरा कर्नाटक से, और 150 केजी पुलियानकुड़ी लाइम तेनकासी तमिलनाडु से, इसे यूनाइटेड किंगडम में भेजा है। इंडी लाइम है ये विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में कल्टीवेट की जाती है। सुपीरियर क्वालिटी, जस्टी एरोमा, हाई जूस यील्ड, बैलेंस एसिडिटी के लिए जाना जाता है। पुलियाकुंडी, इसे लेमन सिटी ऑफ तमिलनाडु के नाम से ही जाना जाता है। अपने एक्सटेंसिव लाइम कल्टीवेशन के लिए क्षेत्र जाना जाता है तेनकासी। द फिस्कल डेफिसिट ऑफ 5.73 लाख करोड़ रुपीज फॉर द अप्रैल टू सितंबर पीरियड रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल ईयर टारगेट? अप्रैल सितंबर अवधि के लिए 5.73 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य का कितना प्रतिशत रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 36.5%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है 36.5% रहा है पूरे साल के टारगेट का। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें फाइनेंशियल 26 की, ऐसा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की रिपोर्ट में बताया गया है। फिस्कल डेफिसिट 29% था पूरे बजट एस्टिमेट का 2024-25 में। अगर हम पहले 6 महीनों की बात करें, एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो फिस्कल डेफिसिट या फिर जो गैप होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का, वो 5,73,023 करोड़ रुपये रहा है अप्रैल से सितंबर पीरियड के बीच में जो फर्स्ट हाफ रहा है। Center estimates the fiscal deficit during 2025-26 at 4.4% of the GDP और 15.69 लाख करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कितना फिस्कल डेफिसिट हमारा रहेगा पूरे 2025-26 के लिए। टोटल रिसीट, अच्छा, गवर्नमेंट ने 17.3 लाख करोड़ रुपीस यानी 49.5% ऑफ कोरस्पॉन्डिंग बी 2025-26 ऑफ टोटल रिसीव अप टू सितंबर, इतना गवर्नमेंट ने अपना जो है रिसीव किया है 17.3 लाख करोड़ रुपीस। बाकी वो ये टोटल रिसीट कंप्राइज 20.29 लाख करोड़ ऑफ टैक्स रेवेन्यू, 4.466
लाख करोड़ रुपीज़ ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो इसमें केवल आपके लिए यही जानने वाले ये जो है फिजिकल डिफिसिट कितना रहा है फर्स्ट हाफ में 36.5%। केवल हेडिंग से ही क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। व्हाट डज पीपीआई स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स? डिजिटल भुगतान के संदर्भ में पीपीआई का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक डाटा रिलीज किया, उसमें बताया गया कि जो नंबर ऑफ पीपीआई कार्ड्स यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इनमें बढ़ोतरी देखने की मिली है जून 30, 2025 तक। तो 10.7% की वृद्धि हुई है और ये हो गए हैं 483 मिलियन, जबकि 6 महीने पहले 436 मिलियन थे। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ एक्टिव कार्ड्स की बात करें इस पीरियड में, तो इनमें वृद्धि हुई है लगभग 4 गुना, 338 मिलियन हो गए, जबकि पहले 89 मिलियन थे, यानी कि दोबारा से रीएक्टिवेट किए हैं लोगों ने। अच्छा, अगर नंबर ऑफ पीपीआई वॉलेट्स की बात करें, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो इनमें डिक्लाइन देखने को मिला है, 868 मिलियन रह गए हैं, जबकि 6 महीने पहले 890 मिलियन थे। सिमिलर ट्रेंड एनुअल डेटा में देखना मिला है। जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए हैं प्रीपेड कार्ड्स के जरिए, वो 16.7 मिलियन रहे हैं सितंबर 2025 में, जबकि एक साल पहले 14.1 मिलियन थे। नंबर ऑफ सच कार्ड इशूड वाज 489 मिलियन इन अगस्त 2025, और जबकि एक साल पहले 385 थे, ये केवल 385 मिलियन थे। मोबाइल वॉलेट जो इशू किए गए हैं इस टाइम फ्रेम में, उनमें 16% की वृद्धि देखी गई है और 113 मिलियन हो चुके हैं, जबकि पहले 97 मिलियन थे। अब थोड़ा बेसिक देख लेते हैं पीपीआई होता क्या है। तो पीपीआई करते हैं जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, आप जो परचेज करते हैं या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज आप अवेल करते हैं, रेमिटेंसेस फैसिलिटीज करते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनका प्रोसेस करवाते हैं। अच्छा, ये बैंक्स द्वारा भी इशू किए जा सकते हैं, नॉन बैंक्स द्वारा भी इशू किए जा सकते हैं। बैंक्स जो इशू करते हैं उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती है। नॉन बैंक पीपीआई इशूअर जो होते हैं वो कंपनीज होती हैं जो भारत में कंपनीज एक्ट 1956-2013 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। एक होता है क्लोज सिस्टम पीपीआईस। ठीक है, तो जिस एंटिटी द्वारा इशू किया जा रहा है केवल उसी के साथ आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। कैश विड्रॉल इसमें परमिटेड नहीं रहता है, और पेमेंट और सेटलमेंट के लिए इन्हें यूज नहीं किया सकता अगर थर्ड पार्टी सर्विसेज की बात करें। अच्छा, ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड नहीं होते हैं, ये होते हैं क्लोज सिस्टम। अच्छा, दूसरा होता है कि आरबीआई की अप्रूवल जिनमें चाहिए होती है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्मॉल पीपीआईस, या जिन्हें मिनिमम डिटेल पीपीआईस भी बोलते हैं। ये बैंक्स या नॉन बैंक्स द्वारा इशू किए जाते हैं, और अगर इसमें बताएं तो फंड ट्रांसफ़र और कैश विड्रॉल की इसमें भी अनुमति नहीं होती है। ठीक है, दिस पीपीआई कैन बी यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ ग्रुप ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन। तो यहाँ पर थोड़ा और विस्तार हो जाता है। वहाँ पर तो जिस एंटिटी ने आपको पीपीआई इशू किया है उसी के साथ आप कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा और विस्तार हो जाता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप की यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा आता है फुल केवाईसी पीपीआई। ठीक है, यानी कि पूरा केवाईसी करने के बाद अब इन पीपीआई से आप कहीं से भी, आप किसी भी मर्चेंट के साथ आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और कैश विड्रॉल की सुविधा भी यहाँ पर रहती है। अच्छा, अगर हम स्मॉल पीपीआई की बात करें, ये भी दो तरह के हो सकते हैं, पीपीआई अप टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, और दूसरा पीपीआई अप टू 10,000 रुपीज विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। ऊपर वाले में तो कैश लोडिंग फैसिलिटी है, नीचे वाले में कैश लोडिंग फैसिलिटी नहीं है, दो तरह के होते हैं। हाउ मेनी पर्सनल वर अवॉर्डेड द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए कितने कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 1466। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक ये 1466 पर्सनल को दिए गए हैं, अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से 2025 के लिए। द मेडल इज गिवन थ्रू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंट वर्क, प्रमोट हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड बूस्ट द मोरल ऑफ द कंसर्न ऑफिसर इन द फॉलोइंग 4 फील्ड। 4 फील्ड में दिए जाते हैं, स्पेशल ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एंड फोरेंसिक साइंस। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था फरवरी 2024 को, और 31 अक्टूबर को हर साल अनाउंस किए जाते हैं सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। द मैरीन फिशरीज सेंसस 2025 हाउस होल्ड इन्यूमरेशन वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी? समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 घरेलू गणना किस शहर से शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन है कोची। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड बेरिंग, जॉर्ज कुरियन, इन्होंने मैरीन फिशरीज सेंसस 2025 हाउस होल्ड इन्यूमरेशन एंड व्यास भारत व्यास सूत्र ऐप इसको लॉन्च किया है कोची से।
ठीक है। तो इसमें 1.2 मिलियन फिशर के लगभग, जो फिशर की लगभग गणना की जाएगी, 1.2 मिलियन फिशर हाउस होल्ड्स की गणना की जाएगी अक्रॉस 5000 विलेज हैबिटेशंस इन 13 कोस्टल स्टेट एंड यूएन टेरिटरीज इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। और फुली डिजिटल होगा, पेपरलेस रहने वाला है। 2 एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी लॉन्च किए थे, व्यास नव यानी कि फॉर वैलिडेशन ऑफ फिशिंग विलेज एंड हार्बर्स, दूसरा है व्यास भारत हाउस होल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, और एक है व्यास सूत्र फॉर रियल टाइम सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड न्यूमरेटर। और इनको डेवलप किया गया है आईसीआर सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची के द्वारा। हु लॉन्च द कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट पोर्टल क्लैम्प। कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोयला भूमि अधिग्रहण प्रबंध पोर्टल क्लैम्प का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जी किशन रेड्डी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी ने 2 ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए। एक तो है कोयला शक्ति डैशबोर्ड, दूसरा है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट पोर्टल क्लैम्प। तो जितना भी कोल वैल्यू चेन है उसको इंटीग्रेट करता है माइन से लेकर मार्केट तक। ये जो कोयला शक्ति डैशबोर्ड है यानी कि कोल कंपनीज, रेलवेज, पोर्ट्स एंड यूजर्स सबको कोऑर्डिनेट करता है। और जो क्लैम्प है यूनिफाइड डिजिटल सॉल्यूशन है जिसका मकसद है जो लैंड एक्विजिशन है, कंपनसेशन है, रिहेबिलिटेशन है, सेटलमेंट प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करना। द नेशनल कम्युनिकेशंस एकेडमी रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद विच प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फॉर टेलीकॉम पॉलिसी कोऑपरेशन। राष्ट्रीय संचार अकादमी ने हाल ही में दूरसंचार नीति से आयोग के लिए किस प्रमुख प्रबंधन संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, IIM कलकत्ता। नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, इन्होंने एमओयू साइन किया न्यू दिल्ली में। तो जॉइंट इनिशिएटिव यहाँ पर ये दोनों लेने वाले हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग में, रिसर्च में, कंसल्टेंसी में, कंसल्टिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ट्रेनिंग में, जो में इमर्जिंग डोमेन्स हैं जैसे इन्फॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में, मोबाइल कम्युनिकेशन में, साइबर स्पेस में। एक एमओयू और देखेंगे, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही आता है। इसने एमओयू साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ। एक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आता है, इन्होंने प्राइमस पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू किया है इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एमओयू साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। तो सब एमओयू एक साथ आ गए हैं, पढ़ने में आसानी होती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कम्स फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। भारतीय कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 51%। तो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है 500 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है और 500.89 गीगावाट हो चुकी है। जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये 256.09 गीगावाट है, टोटल का लगभग 51%। फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से 244.80 गीगावाट है, लगभग 49% ऑफ टोटल। रिन्यूएबल्स की बात करें तो सोलर पावर 127 गीगावाट है, विंड पावर 53 है। अच्छा, ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2025-26 इंडिया ने 28 गीगावाट का नॉन फॉसिल कैपेसिटी और 5.1 गीगावाट की फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी ऐड की है। और हमारा जो टारगेट है 2030 तक 50% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से प्राप्त करने की, वो भी यहाँ पर पूरा होता दिख रहा है। हु हैज रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज ए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाए गए हैं। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी बनाए गए हैं। वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ये 40th चीफ ऑफ मटेरियल बने इंडियन नेवी में। राजकुमार अरोड़ा ये फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज बनाए गए हैं। Where were the Waves Animation Bazaar and India Joy 2025 inaugurated? वेव्स एनिमेशन बाजार और इंडिया जॉय 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। तो वेव्स एनिमेशन बाजार और 8th एडिशन ऑफ इंडिया जॉय 2025 इसे हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग संजय जाजू के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर इन इवेंट्स को होस्ट किया गया है। हैदराबाद में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का रीजनल सेंटर बनेगा। द एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम 2025 प्रोवाइड्स अ स्पेशल विंडो फॉर एम्प्लॉयर्स टू एनरोल एम्प्लॉइज हु वर लेफ्ट आउट फ्रॉम EPF कवरेज बिटवीन विच पीरियड। कर्मचारी नामांकन योजना 2025 नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों को नामांकित करने के लिए एक विशेष विंडो प्रदान करती है जो किस अवधि के बीच
ईपीएफ कवरेज से बाहर रह गए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। एक स्पेशल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोशल सिक्योरिटी कवरेज को बढ़ाने के लिए जो भी एलिजिबल एम्प्लॉइज हैं। तो एम्प्लॉइज एनरोलमेंट 2025 इसमें एक स्पेशल विंडो है एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स यानी कि जो काम देते हैं, कि वो जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज हैं यानी कि जो काम पर रखे हैं लोग, उन्हें जो ईपीएफ कवरेज से बाहर हैं, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में जो बाहर रहे जो एम्प्लॉयज़, उन्हें फिर से इस स्कीम के तहत लाया जाए। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के साथ उन्हें कंप्लायंस कराया जाए। और ये जो स्कीम है ये 6 महीने के लिए ओपन रहेगी, 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक। जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वो किसी भी एम्प्लॉय को डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो इस स्कीम में एनरोल जो है करने के लिए पात्र हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एम्प्लॉइज द एम्प्लॉइज शेयर हैज बीन वेव्ड फॉर द डिक्लेयर पीरियड इफ नॉट डिडक्टेड अर्लियर। जो एम्प्लॉइज का शेयर होता है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर का शेयर होता है, कि एम्प्लॉइज का शेयर होता है, तो एम्प्लॉय का शेयर है वो है वेव ऑफ कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन इज लिमिटेड टू रेमिट एम्प्लॉयर्स शेयर। जो एम्प्लॉयर का शेयर है उसे भी रेमिट करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयर की जो जिम्मेदारी है, इंटरेस्ट भी रेमिट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी रेमिट करना पड़ेगा, और 100 रुपये का पेनल डैमेजेस भी। लमसम पेनल्टी ऑफ 100 रुपये पर इस्टेब्लिशमेंट विल बी डीम्ड कंप्लायंस अक्रॉस द 3 ईपीएफ स्कीम्स। इस्टेब्लिशमेंट फेसिंग इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 7A पैरा 26B और पैरा 8 ऑफ EPS 1995 रिमेन एलिजिबल विद डैमेजेस लिमिटेड टू 100 नोशनली। तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट है जो इस तरह की इंक्वायरी जिन पर बैठी हुई है इंक्वायरी, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। व्हेन इज इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? 22 अक्टूबर को। इसका थीम है अ डाइवर्स स्टटरिंग कम्युनिटी मीटिंग चैलेंजेस विद स्ट्रेंथ। हु इज द ऑथर ऑफ फाइंडिंग होम अगेन आवर क्वेस्ट टू बिलोंग? ऋचा शर्मा। द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रियाद, सऊदी अरब हैज लॉन्च्ड द 3rd एडिशन ऑफ प्रवासी परिचय। रोहन बोपन्ना announced his retirement from tennis. Rohit Sharma has become the oldest Indian batter to claim the number 1 spot in the ICC men's ODI ranking, achieving the milestone at the age of 38. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करना है। इंडिया रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे विद अ यूनिक अवेयरनेस इनिशिएटिव टाइटल्ड 23 for 23. यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान inaugurated the National FPO Conclave 2025 in which city? The Pandit Deendayal Upadhyay National Academy of Social Security of the Employees Provident Fund Organization hosted the 22nd edition of Reimagining Governance Disclosure for Excellence in which city? Union Minister Amit Shah inaugurated deep sea fishing vessel under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana at which dock? The Ministry of Parliamentary Affairs successfully concluded the 3rd National Conference on the National E-Vidhan application in which city? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।